हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। एक लड़की जिसका नाम पूजा था, वो बहुत ही सुंदर और गोरे रंग वाली थी। उसका बदन इतना अट्रैक्टिव था कि उसको देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए। उम्र सिर्फ 20 साल थी। अभी अभी नई नई शादी हुई थी। घर में पति जिसका नाम रोहित था और उसके ससुर जो कि एक रिटायर्ड दरोगा थे। लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी, तो हर कोई उसके साथ सपने देखता था। एक दिन रात में वो दो लड़कों के साथ बंद कमरे में संबंध बना रही थी। तब ससुर ने देख लिया और मांगी कुछ स्पेशल चीज। ये कहानी पूरी देखिएगा, क्योंकि कौन कब रिश्ता कलंकित कर दे, क्या पता घर में ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो रिश्तों को शर्मसार करने से भी ना चूके। ये कहानी आपको सीख देगी कि वक्त आने पर कौन धोखेबाज निकल जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए प्लीज कहानी को पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूजा की शादी लखनऊ में हुई थी। पूजा के ससुर जी एक रिटायर्ड दरोगा थे। बहुत ही संपन्न फैमिली थी। पूजा के ससुर दरोगा के पद से रिटायर हो चुके थे। उनके पास भरपूर पैसा था और पहले से भी बहुत संपन्न परिवार था। पूजा के पति का नाम रोहित है और पूजा की सास का स्वर्गवास 2 साल पहले ही हो चुका था। शादी के बाद पूजा और रोहित बहुत ही खुश थे। 6 महीने तक दोनों लोग साथ रहे। फिर रोहित ने अपना व्यापार करने का मन बनाया और उसने इलेक्ट्रॉनिक लाइन का कारोबार शुरू कर दिया। रोहित का कारोबार बहुत ही अच्छा चलने लगा था, तो वो काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। वो महीने में 7 से 8 दिन ही अपने घर पर आता था, बाकी के दिन बाहर ही रहता था। एक दिन जब रोहित घर पर आया तो पूजा ने कहा कि तुम तो काम के सिलसिले में बाहर रहते हो, मैं तो घर पर अकेली रह जाती हूँ और हमेशा बोर होती रहती हूँ। मेरा टाइम पास नहीं होता, मैं क्या करूँ? रोहित ने कहा, तो एक काम करो, तुम टीवी देख लिया करो या फिर अपनी सहेलियों से मुलाकात कर लिया करो, और घर में पिताजी भी हैं, उनसे बातचीत कर लिया करो, समय पास हो जाया करेगा। पूजा की उदासी देखकर रोहित ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक नया एंड्रॉयड फ़ोन लाकर दे देता हूँ और एक सोशल मीडिया आईडी बनाकर दे देता हूँ, जिस पर तुम्हारा टाइम पास बहुत जल्दी पास हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर समय गुजरते देर नहीं लगती। रोहित ने पूजा को एक एंड्रॉयड फ़ोन लाकर दे दिया और एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर भी दे दिया। रोहित तो अपने काम पर चला गया। पूजा सोशल मीडिया पर कुछ देख रही थी। तभी उसके सामने एक प्रोफाइल आई, जिसको देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो शख्स था प्रशांत यादव। प्रशांत यादव पूजा के कॉलेज का फ्रेंड था और कॉलेज के दिनों में इन दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी। पूजा ने प्रशांत को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की और इधर प्रशांत ने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगाई। अब पूजा और प्रशांत के बीच चैटिंग का दौर शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों तक बातें करते रहते थे। पूजा की बातों से प्रशांत समझ गया था कि वो अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं है। उसका पति उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। अब धीरे धीरे शुरुआत हुई वीडियो कॉलिंग की। वीडियो कॉलिंग पर पूजा और प्रशांत एक दूसरे के सामने वो सब किया करते थे जो कि आजकल प्रेमी और प्रेमिका वीडियो चैट पर करते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने निर्वस्त्र वीडियो कॉल और फिजिकल रिलेशनशिप जैसी बातें करने लगे। अब दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं रह गया था, बस इंतज़ार था तो मौके का। पूजा भी चाहती थी कि उसके साथ कोई हो जो अच्छे से संबंध स्थापित कर सके और उसको वो सुख दे पाए जो उसका पति नहीं दे पा रहा था। प्रशांत ने एक दिन पूजा से कहा कि मिलने का प्लान बना लो। पूजा ने भी हाँ कर दी और एक रात चुपके से प्रशांत को अपने घर पर बुला लिया। जब पूजा के ससुर सो गए तब प्रशांत पूजा के घर आया और उस रात दोनों लोगों ने प्रेम लाप किया, एक दूसरे को खुलकर प्यार किया। पूजा उस समय बहुत ज़्यादा खुश थी और प्रशांत को खुलकर प्यार कर रही थी। प्रशांत भी इतनी सुंदर लड़की को अपने हम बिस्तर पाकर बहुत खुश था। वो भी पूरी रात पूजा के साथ पूरे मन से संबंध बनाता है। सुबह होने से पहले पूजा ने प्रशांत को घर से निकाल दिया, लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। पूजा को प्रशांत से मिलने का बार बार मन होता था और वो उसे अपने घर चुपके से बुलाती थी।
पूजा के पति रोहित का एक दोस्त जिसका नाम मनीष था, उसका पूजा के घर पर बहुत ही आना जाना था। पूजा के ससुर मनीष को भी अपना बेटा ही मानते थे। जब रोहित घर पर नहीं होता था तब पूजा के ससुर घर के सारे काम मनीष से ही करवाते थे। मनीष घर के एक सदस्य की तरह था। वो पूजा को भाभी कहता था, लेकिन पूजा को देखकर उसकी भी नीयत खराब हो गई थी। वो बस किसी मौके की तलाश में रहता था और एक दिन उसे प्रशांत और पूजा के बारे में पता लग गया। अब उसने पूजा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और बोला कि मैं तुम्हारे और प्रशांत के बारे में सब कुछ जानता हूँ। जब रोहित घर पर नहीं होता तब तुम रात में प्रशांत को बुलाती हो और उसके साथ संबंध बनाती हो। तुम्हारा और प्रशांत का एक नाजायज संबंध है। पूजा मनीष से कहती है कि प्रशांत मेरा फ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूँ। मनीष कहता है कि शादीशुदा औरत का प्यार सिर्फ उसका पति होता है, उसके अलावा किसी दूसरे से रिश्ता रखने का मतलब वो एक अवैध संबंध है। फिर वो कहता है कि जो तुम प्रशांत के साथ करती हो वो मेरे साथ भी करो, नहीं तो मैं तुम दोनों के बारे में रोहित को बता दूंगा। अब पूजा डर जाती है और वो मनीष के साथ भी संबंध बना लेती है। मनीष तो घर पर आता जाता ही रहता था, तो जब भी मौका मिलता तब पूजा के साथ संबंध बनाता था। पूजा अपने फ़ोन पर कुछ वैसी फिल्में देखने लगी थी जिसमें एक साथ 3-3 लोग संबंध स्थापित करते हैं। फिल्म देखकर पूजा का भी मन वैसा ही करने को होने लगता है। पूजा सोचती है कि मनीष को तो प्रशांत के बारे में पता ही है, लेकिन प्रशांत मनीष के बारे में नहीं जानता, तो क्यों ना मैं प्रशांत को मनीष के बारे में भी बता दूं। अब बहुत हुआ, बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई है वो मैं प्रशांत को बता देती हूँ। पूजा फ़ोन करके प्रशांत को सारी बात बता देती है। प्रशांत भी पूजा से प्यार नहीं करता था, वो तो सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप वाला रिश्ता रखना चाहता था, तो उसे भी मनीष से कोई एतराज़ नहीं हुआ और एक दिन प्लान बना कि दोनों को एक साथ बुलाकर उन्हीं फिल्मों की तरह संबंध बनाया जाए। फिर एक दिन पूजा प्रशांत और मनीष दोनों को घर पर बुलाती है और तीनों लोग संबंध स्थापित कर रहे होते हैं। तीनों के तीनों निर्वस्त्र थे। कमरे की लाइट जल रही थी। तभी पूजा के ससुर की आंख खुलती है और वो टॉयलेट के लिए जा रहे होते हैं। तब देखते हैं कि बहू के कमरे की लाइट जल रही है और कमरे से कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। जैसे ही वो पूजा के कमरे के सामने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तीनों लोग निर्वस्त्र संबंध बना रहे हैं। ये देखकर पूजा के ससुर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पूजा को काफ़ी फटकार लगाते हैं। पूजा भी अब ससुर के सामने शर्म से पानी पानी हो गई थी। पूजा अपने ससुर के पैरों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। पूजा ने कहा कि ससुर जी, जो कुछ हुआ वो आज के बाद नहीं होगा। मैं कभी जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे कि आपका सर झुके। पूजा के ससुर ने ये बात रोहित को बताने का फैसला कर लिया था, लेकिन जब पूजा उनके सामने गड़गड़ाने लगी तब उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और रोहित को कुछ नहीं बताया। उस दिन से पूजा का व्यवहार अपने ससुर के प्रति एकदम से बदल गया था। वो उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करने लगी थी। खाना समय पर देना, दवाई समय पर देना, एक अच्छी बहू की तरह घर में रहने लगी थी। लेकिन जिसको इस प्रकार का चस्का लग जाए वो अपनी आदत से बाज कहाँ आता है। पूजा अब भी प्रशांत से वीडियो कॉल पर बात किया करती थी। प्रशांत ने देखा कि पूजा के पास बहुत पैसा है, उसके पति का कारोबार भी बहुत अच्छा है, तो वो पूजा से बोला कि पूजा, इतने पैसे का क्या करोगी, इतने पैसे को कहाँ खर्च करोगी। प्रशांत की नज़र पूजा के जिस्म पर थी, उसके साथ ही साथ उसके पैसे पर भी थी। पूजा प्रशांत से कहती है कि जब जीवन में प्यार ही ना हो तो फिर पैसे का क्या करना। पूजा कहती है कि मुझे मिलने का मन करता है, लेकिन ससुर की वजह से मैं मिल नहीं पाती हूँ। प्रशांत, तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरे ससुर ही रास्ते से हट जाएं। पूजा की बात सुनकर प्रशांत कहता है कि क्या तुम्हारे ससुर कोई दवाई लेते हैं। पूजा के ससुर को शुगर के साथ और भी एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो डेली दवाई लिया करते थे। प्रशांत ने पूजा से कहा, तुम चिंता मत करो, आगे की व्यवस्था मैं खुद करूँगा। पूजा के घर से कुछ दूर पर एक मेडिकल स्टोर था जिसका नाम कविता मेडिकल स्टोर था। इस मेडिकल स्टोर का मालिक सुशांत गुप्ता था।
उसने प्रशांत को एक ऐसी दवा के बारे में बताया जो कि अगर डेली खिलाई जाए तो वो स्लो पॉइजन का काम करेगी और व्यक्ति धीरे धीरे मौत के करीब जाता रहेगा, और जब उसकी मृत्यु होगी तो पोस्टमार्टम में भी ये नहीं पता चलेगा कि मृत्यु किस कारण से हुई है। ये बात प्रशांत ने पूजा को बताई तो पूजा बोली, वो दवाई लाकर मुझे दे दो, मैं रोज अपने ससुर को खिला दिया करूंगी। लेकिन मेडिकल स्टोर के मालिक सुशांत गुप्ता ने दवा देने से मना कर दिया। तब पूजा खुद उसके पास गई और उससे दवाई देने को कहा तो सुशांत गुप्ता बोला, ये दवाई मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक तरीका है, अगर तुम वो कर सको तो दवाई देने के बदले। सुशांत गुप्ता पूजा से संबंध बनाने को कहता है। पूजा तो बस इस समय कुछ नहीं सोच रही थी, वो तो राजी हो गई थी। सुशांत गुप्ता अपने मेडिकल के अंदर ही शटर गिराकर पूजा के साथ संबंध स्थापित करता है और हर 5 दिन बाद दवाई लेने आने को कहता है। पूजा हर 5वें दिन दवाई लेने जाती थी और सुशांत गुप्ता शटर गिराकर उसके साथ दुकान में ही संबंध बनाता था। पूजा अपने ससुर की नज़रों में बहुत सीधी, सच्ची और शरीफ बन चुकी थी। हर रोज़ दवाइयों के साथ वो गोली भी अपने ससुर को खिलाने लगी थी। धीरे धीरे पूजा के ससुर की सेहत गिरने लगी और वो काफ़ी कमज़ोर हो गए। कुछ दिनों बाद उनका स्वर्गवास हो गया। जब लोगों को लगा कि धीरे धीरे सेहत गिर रही थी और सेहत गिरते गिरते मृत्यु हो गई, किसी को भी इस बात का शक नहीं हुआ था कि ये मृत्यु नहीं बल्कि एक हत्या है। अब ससुर तो स्वर्ग सुधार चुके थे, पूजा अकेली है, तो फिर से खेल शुरू हो गया। पूजा ने मनीष और प्रशांत को बुलाया और पुराना खेल खेलना शुरू कर दिया। जब रोहित आता था तो पूजा एकदम पारिवारिक स्त्री की तरह रहती थी और रोहित के जाते ही प्रशांत और मनीष दोनों के साथ खुलकर हवस का खेल खेला करती थी। एक दिन प्रशांत, मनीष और पूजा तीनों बैठकर शराब पी रहे थे। तभी प्रशांत पूजा से कहता है कि पूजा, अब तो तुम पूरे घर की मालकिन बन गई हो, इतना सारा पैसा है, कैसे यूज़ करोगी? तो पूजा कहती है कि मैं एक घुटन वाली ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ। मैं हर बंधन से आज़ाद होकर एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। तब प्रशांत पूजा से कहता है कि एक तरकीब है मेरे पास, अगर तुम्हारे पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए तब ये सारी संपत्ति और सारा पैसा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा और तुम एक आज़ादी की ज़िंदगी जी सकोगी। तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी खुलकर जी सकती हो। तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, धन दौलत है, संपत्ति है, आराम से अपनी ज़िंदगी जीना, छोड़ो ये सब नर्क वाली ज़िंदगी। प्रशांत उसे इसलिए चढ़ा रहा था क्योंकि पूजा के साथ साथ उसकी नज़र उसके पैसे पर भी थी। पूजा को उसकी ये बात समझ में आ जाती है और वो राज़ी हो जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि प्रशांत की नज़र उसके रुपए, पैसे और प्रॉपर्टी पर है। पूजा अपनी वासना और हवस की आग में इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी थी कि उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो कितना गलत काम करने वाली है। वो प्रशांत की बातों में आ जाती है और फिर बनाया जाता है रोहित को रास्ते से हटाने का प्लान। प्रशांत, मनीष और पूजा तीनों इस प्लान में शामिल होते हैं। प्रशांत पूजा से कहता है कि ये काम हम लोग खुद नहीं कर सकते, इसके लिए हमें भाड़े के गुंडे हायर करने पड़ेंगे। उसके लिए 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। पूजा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो प्रशांत को 5 लाख रुपए दे देती है। प्रशांत और मनीष 5 लाख रुपये देखकर लालच में आ जाते हैं। वो भाड़े के गुंडे ना बुलाकर ये काम खुद ही करने का फैसला करते हैं और 2.5 लाख आपस में बांट लेते हैं। एक दिन पूजा के पति रोहित को एक शादी में जाना था, तो वो अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था और रास्ते में प्रशांत और आशीष एक हथियार से रोहित पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनका वार सही नहीं बैठता और रोहित के कंधे को छूकर निकल जाता है, जिससे रोहित लहूलुहान हो जाता है और थोड़ा आगे जाकर बाइक से गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। रोहित की चीख पुकार सुनकर वहाँ लोग आ जाते हैं। भीड़ देखकर प्रशांत और मनीष वहाँ से भाग जाते हैं। लोग रोहित को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। पूजा भी रोते हुए अस्पताल पहुँचती है तो वहाँ पुलिस भी मौजूद होती है। पुलिस जब पूजा से पूछती है कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी है क्या, तो पूजा खुद को बचाने के लिए शक अपने पड़ोसी मदन कुमार पर डाल देती है।
क्योंकि उसका उसके ससुर से कुछ रुपये पैसों का लेन देन था और कुछ समय पहले विवाद भी हुआ था। पूजा पूरा शक अपने पड़ोसी के सर पर मढ़ देती है। अब पुलिस मदन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस धारा 307 के तहत रोहित पर हमला करने के आरोप में मदन कुमार पर मुकदमा चलाती है और उससे पूछताछ करती है, तो वो अपना गुनाह कबूल करने को तैयार ही नहीं होता। पुलिस ने हर तरह से पूछा, 3rd डिग्री का भी प्रयोग किया गया, लेकिन मदन कुमार ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। कुछ दिन बाद मदन कुमार को जमानत मिल गई। उधर रोहित घायल होने की वजह से अपने घर पर ही रह रहा था, तो अब पूजा, प्रशांत और मनीष से मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसलिए अब प्लान को आगे बढ़ाने का समय आ गया था। पूजा ने फिर उसी मेडिकल स्टोर पर जाकर कांटेक्ट किया और मेडिकल वाले सुशांत गुप्ता से एक ऐसी दवाई के बारे में बताया जो ग्लूकोज में डालकर अगर दे दी जाए तो 3 घंटे के अंदर ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये पुष्टि नहीं हो पाएगी कि मृत्यु किस कारण से हुई है। लेकिन इस दवाई के बदले भी सुशांत और पूजा का वही दुकान के अंदर बंद होकर संबंध बनाने का खेल चलता है। पूजा इंजेक्शन लाकर ग्लूकोज की बोतल में डाल देती है और प्रशांत को फोन करके सारी बात बता देती है। प्रशांत कहता है कि 2 घंटे तक तुम स्थिति संभालो और जब लगे कि आधे घंटे के अंदर ये मरने वाला है तब चीख पुकार मचाना शुरू कर देना। ध्यान रहे कि ये 3 घंटे से पहले अस्पताल नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ये बच गया तो हम लोगों का सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। पूजा सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही करती है और अस्पताल पहुंचने से पहले रोहित दम तोड़ देता है। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पड़ोसी मदन कुमार था उस पर 307 की जगह 302 यानी हत्या का मुकदमा लग जाता है। पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार करके लाती है और बहुत ही सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन वो बंदा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था। इतना टॉर्चर और इतना सख्ती करने के बाद भी जब मदन कुमार अपना मुंह नहीं खोल रहा था तब पुलिस को भी लगने लगता है कि कहीं ना कहीं इस केस में कुछ हमसे छूट रहा है। फिर पुलिस केस को दूसरे नज़रिए से देखना शुरू करती है। फिर पुलिस अपने गुप्त सूत्र लगाती है। तब गुप्त सूत्रों से पता लगता है कि पूजा के घर में 2 लड़कों का आना जाना है। ऐसे कांड कभी छुपते नहीं हैं। जो लोग ये करते फिरते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन अड़ोस पड़ोस में बहुत सी आंखें होती हैं जो ये पहचान लेती हैं कि कौन कौन सा खेल खेल रहा है। ये पता लगते ही पुलिस तुरंत इन तीनों लोगों की कॉल डिटेल निकलवाती है और कॉल डिटेल निकलवाने के साथ ही जब उनकी लोकेशन भी मैच करी जाती है तो कई बार ऐसा होता था कि तीनों एक ही जगह पर मौजूद होते थे और वो जगह थी पूजा का घर। पुलिस फौरन ही प्रशांत, मनीष और पूजा तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। तीनों को अलग अलग बिठाया जाता है और तीनों से अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। तीनों अलग अलग सवालों में फंस जाते हैं और पुलिस के सामने टिक नहीं पाते। फिर वो पूरी घटना पुलिस को बताते हैं, लेकिन अभी तो बात सिर्फ रोहित की मौत की चल रही थी। लेकिन बातों ही बातों में वो रोहित के पिता की मृत्यु किस कारण से हुई थी इसका भी खुलासा करते हैं। फिर पुलिस इन तीनों पर रोहित और उसके पिता के कत्ल का मुकदमा चलाती है और पड़ोसी मदन कुमार को बाइज्जत बरी किया जाता है। पुलिस मदन कुमार से माफ़ी भी मांगती है। तो देखा दोस्तों, कोई भी कब क्या कर दे कुछ नहीं पता होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।